अध्याय 184 एलिसन की वापसी। जैसे ही पहाड़ पर बैरियर पर हमला हुआ, उसे सूचित कर दिया गया। चूंकि वह वही थी जिसने अवरोध खड़ा किया था, इसलिए इसमें छोटे छोटे बदलाव भी उसे महसूस हुए। हवा में सूक्ष्म बदलाव ने उसे खतरे की आहट की तरह सचेत कर दिया। अपनी अनुपस्थिति में किसी को पहाड़ पर हमला करते देखकर वह जो कुछ भी कर रही थी उससे तुरंत वापस लौट आई। उसकी वापसी त्वरित और उद्देश्यपूर्ण थी। उसकी हर गतिविधि में तात्कालिकता स्पष्ट थी। दरअसल वह बेला को ट्रेनिंग से वापस लाने गई थी। उसके बगल वाले व्यक्ति वे थे जो बेला को उसके तत्व से मदद करने के लिए जिम्मेदार थे। उनकी उपस्थिति से स्थिति में आश्वस्तिपूर्ण मजबूती आई। वह जानती थी कि कुछ गड़बड़ है क्योंकि सिगफ्रोड ने उसे कुछ भी सूचित नहीं किया था। वर्षों के अनुभव से परिष्कृत उसकी अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि यह एक साधारण गड़बड़ी से कहीं अधिक था। ये निश्चित रूप से उसकी अनुपस्थिति में प्रमुख कुलों के उत्तराधिकारियों को निशाना बनाकर किया गया एक सुनियोजित हमला था। इस तरह के युद्धाभ्यास का दुस्साहस उस पर भारी नहीं पड़ा। ये हताशा या अति आत्मविश्वास की बात करता था। बच्चे कहाँ हैं? जब वह छात्रावास की ओर बढ़ रहा था तो उनमें से एक व्यक्ति ने गहरी आवाज में पूछा। उनकी आवाज में चिंता का स्वर था, जो हवा में तनाव को प्रतिध्वनित कर रहा था। मुझे सिगफ्रोड का एस्पेरा समझ में आ रहा है। मैं उसके पास जाऊंगा, शिक्षक। अचानक प्लेटिनम सुनहरे बालों वाली एक लड़की नीचे कूदी और एलिसन के पास पहुंची, जो अपनी आंखें बंद करके पहाड़ों की खोज कर रही थी। उन्हें ढूंढ लिया, एलिसन ने खुद से फुसफुसाया और अपने पिछले स्थान से गायब हो गई, एक अजीब दृश्य के सामने आ गई। जब उसने देखा कि बच्चे उसके सामने शांति से सो रहे हैं, तो उसकी भौहें सिकुड़ गईं, एक साफ पंक्ति में व्यवस्थित, जैसे कि उन्हें जानबूझकर रखा गया हो। भयानक शांति ने उसे बेचैन कर दिया, जैसे कि वे अभी तक सुलझने वाली किसी बड़ी पहेली का हिस्सा हों। उसने ये देखने के लिए हाथ का इशारा किया कि क्या ये कोई भ्रम या जाल है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। वह उनके पास चली गई, और इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, ओलिवर अचानक उछल पड़ा, जिससे वह चौंक गई। उनकी अचानक हरकत शांत वातावरण के बिल्कुल विपरीत थी। वाह, मैं कहाँ हूँ? शिक्षक एलिसन, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उसने भ्रमित आंखों से एलिसन की ओर देखा और अनजाने में पूछा। उससे पहले एलिसन ने गहरी सांस ली और उससे पूछा, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? वास्तव में क्या हुआ? उसका स्वर सौम्य लेकिन दृढ़ था, अराजकता के बीच सत्य की तलाश कर रहा था। उसके बारे में ओलिवर ने अपने अनुभवों को तुरंत सुनाया। स्वाभाविक रूप से उस दृश्य को छोड़ दिया जहां उसने अपने दम पर विधर्मियों को भगाया था। और फिर एक सफेद बिना चेहरे वाले मुखौटे वाला एक आदमी अचानक कहीं से प्रकट हुआ। मुझे लगा कि वह भी हम पर हमला करने वाला है, लेकिन इसके बजाय उसने हम सभी को मार गिराया। आखिरी चीज जो मैंने देखी वह ये थी कि वह और विधर्मी एक दूसरे के प्रति शत्रु थे। वह रुका और एलिसन की प्रतिक्रिया को गौर से देखा। जब वह उसकी बातों पर विचार कर रही थी तो उसके चेहरे पर गहरी निराशा थी। उसका दिमाग दौड़ने लगा, उन बिंदुओं को जोड़ने लगा जो बिल्कुल संरेखित नहीं थे। वह समझ नहीं पा रही थी कि स्थिति कैसे बदल गई है। हर खुलासे के साथ रहस्य की परतें और गहरी होती गईं। विधर्मियों के एक समूह ने बच्चों को निशाना बनाने का फैसला किया और फिर एक अज्ञात व्यक्ति ने उन्हें रोक लिया। इस पूरी चीज में कुछ अजीब था जिसे वह ठीक से समझ नहीं पाई। टुकड़े बिखर गए और तस्वीर अधूरी रह गई। इतने सारे लोग उसके बैरियर से कैसे घुसपैठ कर सकते हैं? यह उल्लंघन न केवल शारीरिक था, बल्कि उसके गौरव के लिए भी आघात था। अच्छा काम, मेरी लापरवाही के कारण तुम बच्चों को कष्ट उठाना पड़ा। उसके शब्दों में अफसोस और बेहतर करने की मौन प्रतिज्ञा झलक रही थी। उसने ओलिवर के सिर को थपथपाया और मुस्कुराया, जबकि ओलिवर व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराया। ओलिवर, उसने अचानक एक परिचित आवाज सुनी और अपने पीछे देखा, केवल उस लड़की को देखा जो सभी बच्चों में सबसे समझदार थी। बेला, आप वापस आ गए हैं। जब वह दौड़कर उसके पास आई तो उसने उसकी ओर हाथ हिलाया। क्या हुआ? एवलिन और बाकी लोग क्यों लेटे हुए हैं?
उसने चिंतित होकर अपनी बहन और अन्य लोगों की ओर देखा और उनके पास गई। ओलिवर भी उसके पीछे पीछे गया और उसे कुछ समय पहले हुई स्थिति के बारे में जानकारी दी। क्या इतना कुछ हुआ? बेला उदास लग रही थी और उसने एवलिन के बालों को धीरे से सहलाया, एक शीशी में एक हरा चमकदार तरल पदार्थ निकाला और उसे एवलिन के मुंह में डालना शुरू कर दिया। ओलिवर, अपने दोस्तों की मदद करो। यहाँ जब वह अधिक विवरण इकट्ठा करने और जांच करने के लिए वापस गई तो एलिसन ने उसे उपचार औषधि की कुछ और ट्यूबें दी। उसे कुलों की भी उचित व्याख्या तैयार करनी होगी। उनका मानना था कि यह संभव हो सकता है कि जिस व्यक्ति ने बच्चों को बचाया और विधर्मियों से निपटा, वह 5 प्रमुख कुलों में से कोई था जो उनकी रक्षा के लिए गुप्त रूप से भेजा गया था। छद्मवेशी अभिभावक का विचार आश्वस्त करने वाला और दिलचस्प दोनों था। फिर भी, यदि यह इतना कुशल व्यक्ति है कि मेरी पकड़ में न आ सके, तो यह संभव है कि नकाबपोश व्यक्ति इतना शक्तिशाली हो कि अकेले ही विधर्मियों से निपट सके। वह सोच रही थी कि अब क्या होगा जब यह हो गया। अपवित्र सूर्य संप्रदाय को अब अच्छा माना जा सकता है क्योंकि उसने कुलों को उनके उत्तराधिकारियों से संबंधित इस मामले में उनकी गहरी भागीदारी के बारे में सूचित किया था। उसे उम्मीद थी कि वे चीजों को और अधिक ठीक से स्पष्ट करेंगे। फिलहाल, उसे सिक्फो से मिलने और उसके साथ इस पर चर्चा करने की जरूरत है। अल्फांसो, तुम ठीक हो? ओलिवर ने उसे औषधि पीने में मदद करते हुए पूछा। अल्फांसो ने धीरे से अपनी आंखें खोली और घास के सामने बैठ गया। मैं विधर्मियों को क्या हुआ? उसने जल्दी से चारों ओर देखते हुए पूछा। शांत हो जाए, उन सभी से निपट लिया गया है। शिक्षक एलिसन भी सुदृढ़ीकरण के साथ वापस आ गए हैं। उनके शब्द अल्फांसो की थकी हुई नसों पर मरहम थे। उसने नकाबपोश आदमी और अन्य विवरणों के बारे में नहीं बताया, लेकिन उसे और अधिक प्रश्न पूछने से अस्थायी रूप से शांत रखने के लिए बस कुछ बातें बताईं। वह रंग, जो पहले उसके चेहरे से उतर गया था, धीरे धीरे वापस आ गया क्योंकि उसने भारी मन से यह खबर स्वीकार कर ली। वह अभी भी अपने मन में यातना के दृश्य को स्पष्ट रूप से याद कर सकता है। ओलिवर ने इसे नोट किया और बाद में एलिसन से कुछ मनोरोग चिकित्सा के लिए अल्फांसो को भेजने के लिए कहने का फैसला किया। चाहे कुछ भी हो, एक बच्चे के लिए इतना कुछ सहना, ये समझ में आता है कि उनका दिमाग अभी भी अस्थिर होगा। अच्छी तरह से आराम करो, मैं दूसरों को जगाने जाऊंगा। फिर उसने डैनियल को जगाया, जो जोर जोर से खांसने लगा। कहानी खत्म, अलविदा।